पिताजी ने समझाया कि ऊसर जमीन है, यहाँ उपज नहीं होती। आज अगर आप पूरे क्षेत्र में आप घूमें, आपको कहीं नहीं दिखती, बहुत कम दिखती है ऊसर जमीन। ये अपने आप बदलाव नहीं आया, ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि 35 साल पहले जो आपके सांसद थे, उनका एक दूरदर्शी नजरिया था। उन्होंने जब देखा कि क्षेत्र भर में ऊसर जमीन है, तो उन्होंने यहाँ पे भूमि सुधार का कार्यक्रम शुरू कराया। आज उस कार्यक्रम का लाभ आप देखते हैं। अगर चारों तरफ हरियाली है, तो ये इस वजह से है कि 35 साल पहले किसी ने इसके बारे में सोचा और कहा कि अगर आज भूमि सुधार शुरू होगी, तो 10-15 साल बाद यहाँ पे हरियाली छाएगी। तो इसी तरह से कई कार्य किए उन्होंने। BHEL और HAL के जो कारखाने लगे थे, वो भी इसी नजरिए से लगे थे। आज भी आप उनका लाभ उठाते हैं। BHEL के आसपास के जितने गांव हैं, बिजली अच्छी मिलती है, उनको सुविधाएं मिलती हैं, बहुत होता है, नौजवानों को रोजगार भी मिला। तो राहुल जी ने भी इस नजरिए से विकास कराया है इन 10 सालों में, जब से आपके सांसद बने। सबसे पहले तो उन्होंने सोचा कि इस क्षेत्र को देश से जोड़ा कैसे जाए, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो बहुत जरूरी होता है कि जो क्षेत्र है जिसे आप मजबूत बनाना चाहते हैं, वो देश से अच्छी तरह से जुड़ा हो। अगर यहाँ की सड़कें जो आपको दूसरे शहरों से जोड़े, वो ठीक ना हो, अगर यहाँ से ट्रेनें न गुजरे, तो यहाँ का जो व्यापार है आसानी से देश भर में पहुंच नहीं सकता। तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया। जहां तक ट्रेनों का सवाल है, यहाँ से 20 नई ट्रेनें गुजरती हैं आज। इंटरसिटी, एक्सप्रेस, डेमू, मेमू सब यहाँ से गुजरती हैं। इसके साथ साथ 14 नए स्टॉप कराए गए क्षेत्र में, और जायस और अमेठी के जो स्टेशन हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए प्रयास शुरू हुआ। आपके क्षेत्र से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती हैं। ऐसा शायद कोई क्षेत्र नहीं होगा देश में जहां से 7 नेशनल हाईवे का गुजरती हैं और एक जाल सा बना हुआ है, ताकि जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो होती हैं, वो बड़े बड़े शहरों को जोड़ती हैं, जैसे मुंबई से दिल्ली। तो अगर ये आपके क्षेत्र से गुजरती हैं, बहुत व्यापार आपके क्षेत्र से फिर निकलता है, और जो आपका व्यापार है आसानी से देश भर में जाता है। तो क्षेत्र को देश भर से जोड़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये काम किया। फिर उन्होंने देखा कि देश में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 4-5 तकनीकी इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े कारखाने एक जगह लगे होते हैं। तो इससे क्षेत्र की बड़ी सुविधा होती है, क्योंकि वहाँ की सड़कें मजबूत बनती हैं, वहाँ की जो जमीनें हैं उनकी कीमत बढ़ती है, क्योंकि नए नए तकनीकी इंस्टीट्यूट या कारखाने लगे हैं, उनके साथ छोटे छोटे व्यापार उभरते हैं। तो उन्होंने तय किया कि जायस और फुरसतगंज के बीच में एक ऐसा इलाका बनाया जाए जिसमें 4 या 5 अच्छे तकनीकी इंस्टीट्यूट हों। तो आपने सुना होगा FDDI, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, सारे इसी इलाके में हैं। इससे आपकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। आप जगदीशपुर जाएं तो वहां पे एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ। 1 साल लगेगा उसे पूरी तरह से तैयार होने में, लेकिन जब वो तैयार होगा तो यहाँ के किसानों को बहुत फायदा होगा। आपकी जो उपज है आज आप बाजार में जाके बेच सकते हैं, उससे आगे नहीं बेचते। जब ये फूड पार्क तैयार होगा, आप अपनी उपज जब वहां ले जाएंगे, तो आपको वहां पे 30-40 विश्व स्तरीय फूड प्रोसेसिंग यूनिट मिलेंगे, जो दिखाएंगे कि उस उपज का पैकेजिंग और उसकी अच्छी तरह से, मतलब अगर जैसे मैं उदाहरण देती हूँ कि जैसे अगर आप आलू उगाते हैं, तो आज आप बाजार में जाएंगे, आलू बेचेंगे। अगर आप वहां ले जाएंगे तो वहां पे पैकेजिंग दिखाएंगे आपको, उसको काटा जाएगा, तैयार किया जाएगा और उसी आलू का चिप्स बनेगा और आपको उसकी कीमत मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपको अपनी उपज की कितनी ज्यादा कीमत मिलेगी। और वहां से खासियत ये भी एक और है कि जो फुरसतगंज का हवाई अड्डा है, जिसमें पहले सिर्फ छोटे छोटे हवाई जहाज उतर सकते थे, अब बड़े
हवाई जहाज उतरेंगे। इसका मतलब है कि जो उपज है वो सीधी यहाँ से देश में भी जाएगी और दुनिया में भी पहुंच सकेगी। आपने अपने घरों में दूध की बात की है ना। अब ये क्रांति भी कैसे आई है क्षेत्र में, आप सबने काम किया है इसके लिए, है ना, परियोजना के जरिए। ये भी राहुल जी ने सोचा था। जब उनको पता चला कि अमेठी क्षेत्र में दूध बाहर से आता है तो उन्होंने तय किया कि इसका विपरीत होना चाहिए, यहाँ का दूध बाहर जाना चाहिए। तो उन्होंने एनडीडीबी से बात की, 30 चिलिंग प्लांट लगवाए और आज क्षेत्र की ये स्थिति है कि आप सबके घरों में दूध उपलब्ध है। इसके साथ साथ ट्रक लद के यहाँ से देश भर में दूध की जाती हैं, मदर डेयरी जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक आपका जो प्रतिनिधित्व करे, अगर उसका नजरिया दूरदर्शी होता है तो कितना फायदा हो सकता है आपके क्षेत्र में। यहाँ के विकास के कार्य में हमें सबसे बड़ी 2 समस्या हमारे लिए उठी, आपके लिए भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं ये। पहली तो ये है कि बिजली लगातार नहीं आती। इसके लिए हमारे बहुत प्रयास रहे। केंद्र की तरफ से हमने हर गांव में बिजली के खंभे गड़वाए और तारे डलवाए। ये काम काफी समय पहले पूरा हो चुका। आज क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें खंभे नहीं गड़े गए और तारे नहीं डलवाई गई। लेकिन बिजली भेजने का काम जो होता है वो प्रदेश सरकार का होता है। तो कुछ सालों के लिए तो गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन जब मुलायम सिंह जी की सरकार आई तो सोनिया जी और राहुल जी ने उनसे बात की और उनसे पूछा कि अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में अगर 24 घंटे बिजली हो जाती तो हमारी जनता की बहुत सुविधा होती। मुलायम सिंह जी ने अगले दिन ही ये तय किया कि आपके यहाँ बिजली भेजी जाएगी। लेकिन जो दूसरे विपक्षी दल हैं, जिनके उम्मीदवार आकर यहाँ पे अंधेरे में पत्रकारों से बात करके कहती हैं कि कोई बिजली नहीं है, उन्होंने इलाहाबाद में एक मुकदमा करवाया और उस मुकदमे में ये कहा कि इन 2 क्षेत्रों में कौन सी खासियत है कि आप 24 घंटे यहाँ पे बिजली भेजना चाहते हैं, इसको रुकवाइए। तो इसीलिए ये मामला जो है फंसा हुआ है और हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं क्योंकि एक मुकदमा चल रहा है। तो जब तक ये सुलझाया नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं आएगी। तो इसमें हमारे हाथ बंधे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब राहुल जी आपके सांसद बने तो खूब जोश में सबसे पहले उन्होंने सोचा कि जितनी सड़कें हम बनवा सकते हैं उन्हें हमें बनवानी चाहिए। तो सीआरएफ और पीएमजीएसवाई की तमाम सड़कें बनी। अब सीआरएफ और पीएमजीएसवाई केंद्र की निधि होती है, केंद्र की तरफ से ये सड़कें बनती हैं। और अगर आप क्षेत्र भर में देखें तो ज्यादातर जो सड़कें हैं वो केंद्र की निधि से बनी है। इसमें जो असुविधा आती है कि इनके बनने के 4-5 साल बाद जब ये खराब हो जाती है तो केंद्र पैसा नहीं देता इनकी मरम्मत के लिए। इनकी मरम्मत का पैसा प्रदेश सरकार से आता है और प्रदेश सरकार जब दूसरी राजनीतिक दल की होती है तब मुश्किल होती है क्योंकि कभी कभी वो अपने क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देते हैं, कभी कभी इस क्षेत्र को उपेक्षित भी रखते हैं। तो ये सब देखते हुए राहुल जी ने पूरी कोशिश की कि फिर भी जितना काम हो सके सड़कों के लिए वो करा जाए और इसमें भी हमारी कोशिश जारी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि इन दोनों चीजों की वजह से आपको बहुत असुविधा हुई। अब देखिए, राजनीति ऐसी चीज है कि जब चुनाव आते हैं तो सब प्रचार करने पहुंच जाते हैं आपके सामने, मांगने का समय होता है। तरह तरह के प्रचार होते हैं, आपने खूब देखे होंगे। कल रात को कोई मुझे बता रहा था कि बीच रात में गांव में घूम के ऐसी पुस्तकें पटक रहे हैं, लोग पटक के भाग जा रहे हैं। और तमाम झूठ गंदी बातें लिखी हैं इनमें। अब इतने कायर हैं कि अपनी पुस्तक भी अपने आप नहीं बांट सकते, चुपचाप से रात में आके पटक के भाग जाते हैं। कुछ कहना है तो सीधा कहिए। राजनीति है, चुनाव का समय है,
चुनाव का समय है, विचारधाराओं का जंग है, तो कहिए, जो बात करनी है वो चेहरे के सामने कहिए, सबके सामने कहिए। ये छुपा के बीच रात में उल्टी सीधी बातें क्यों करनी? ये आप खड़े ना, आप अगर थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे ना तो मैं दिख जाऊंगा। क्या इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। तो मैं कह रही थी कि तरह तरह के प्रचार होते हैं, मैं तो उनसे मिलने आई हूँ ना। तो मैं कह रही थी कि तरह तरह के प्रचार होते हैं। अब आप जनता बड़े जागरूक हो और बड़े समझदार हो, जो आपके सामने आकर झूठ बोले या नौटंकी करे, आप उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जो सच्चाई से, ईमानदारी से आपके लिए काम करे, उसको भी आप समझ लेते हैं। हाँ, अभी सबको लोग वहाँ रोक रहे थे कि वहाँ मत जाओ, यहाँ आ रही है प्रियंका, आपसे भेंट करेंगे, वहाँ बड़ी भीड़। हम कहे मत रो, हम समूह के आते, हमको मत समझाओ, हमको सब जानकर रोक है, तुम यहाँ रुको, मैं नहीं रुकेंगे। आप समूह की महिलाएं हैं, आप सबसे लड़ लेंगी हमारे लिए। अपने लिए भी लड़ लेंगी, हमारे लिए भी लड़। महिलाओं से किसी को लड़ना नहीं चाहिए कभी वैसे। तो ये प्रचार का स्तर जो है बहुत गिर चुका है। अगर इस स्तर पे पहुंच गया है कि बीच रात में आके आपके बीच में गंदी गंदी पुस्तकें फेंकें, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में किस तरह की राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति सेवा होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि सब नेताओं को यह एहसास होना चाहिए कि आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी काम की बात करें, आपके सामने आए। प्रचार ये होना चाहिए कि आप विकास कैसे करा रहे हो। आप सब महिलाएं हैं, अपनी शक्ति को पहचानते हैं। जब आपके बारे में बात होती है तो आप सबसे पहले ये पूछिए कि हमारी सशक्तिकरण के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, बताइए। और कोई आपकी तरफ ऐसे ना देखे कि आपको कोई, आप पे कोई एहसान कर रहा है ना। जैसे आपने अपने जीवन बदले हैं, अपनी शक्ति से बदले हैं, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। राजनीति में कोई फर्क नहीं है। राजनीति, जीवन, आपके जैसे कार्यक्रम है, सब एक ही चीज है। यहाँ जो कहना है खुल के बोलो, और अगर खुल के नहीं बोल सकते तो तुम्हीं में कोई कमी होगी। बिल्कुल। तो कई उम्मीदवार हैं आजकल क्षेत्र में, उनकी क्षमता भी पहचानिए। क्या कर पाएंगे आपके लिए? क्या उनका दूरदर्शी नजरिया है? क्या वो 10, 15, 20 सालों बाद की सोचते हैं कि उनको सिर्फ 5 करोड़ की सांसद निधि मिलेगी, जिससे सिर्फ 5 किलोमीटर आपकी सड़क बना पाएंगे क्षेत्र में 1 साल में? आप उनकी क्षमता को पहचानो और नियत को भी पहचानो। राहुल जी जब यहाँ आए, अपने पिताजी की कर्मभूमि में आए। उन्होंने अपने पिताजी को काम करते हुए देखा, देश के लिए अपना जीवन देते हुए देखा। जो इंसान ये देखता है, उसके मन में जो भावना होती है, उसके साथ वो गद्दारी नहीं कर सकता। और भावना यही होती है कि जो मेरे परिवार के सदस्यों ने किया, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, उसी काम को मुझे पूरा करना है। और जिन लोगों ने उन्हें प्रेम दिया, जिन लोगों ने उनका समर्थन किया, उनके लिए मुझे काम करना है। उनके लिए मेरे दिल में भी उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना मेरे पिताजी और परिवार के दूसरे सदस्यों के दिल में था। तो मैं तो वोट नहीं मांगूंगी आपसे। आप प्रेम देते रहो, बस प्रेम देते रहो। हम आप
आप जानते ही हैं। आपने हमारा सुख दुख में साथ दिया। डांट लोगे? अच्छा, मैं कह रही थी आपने सुख दुख में साथ दिया है, हम भी आपका सुख दुख में साथ देंगे, हमेशा समर्पित रहेंगे आपके लिए।